हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। दैट मीन्स कि मेटल में जो इम्प्योरिटीज रहता है उसको कैसे रिमूव करते हैं, है ना। तो टॉपिक क्या है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो व्हाट इज़, अगर सपोज एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन व्हाट इज़ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, तो क्या लिखेंगे? द प्रोसेस, क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। क्या लिखेंगे सर? द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द क्रूड मेटल्स is called refining. Depends upon nature of metal and impurities. Following methods are used for refining. तो इनमें मेथड्स में 4 हैं। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? लिक्वेशन। क्या होता है? लिक्वेशन, है ना। फर्स्ट मेथड है सर आपका लिक्वेशन। सेकेंड पढ़ेंगे डिस्टिलेशन एंड थर्ड पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या है सर? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो आइए देखते हैं पहला जो मेथड से रिफाइनिंग ऑफ मेटल में वो है लिक्वेशन। क्या है? लिक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू लिक्वेशन में क्या होता है, ध्यान देना इधर। अरे तुमको बोल रहा हूँ मास वाले भाई साहब, ध्यान देना। लिक्वेशन मेनली, लिक्वेशन में क्या होना चाहिए? देखिए, जब कोई मेटल्स में क्या रहते हैं, जैसे स्टार्टिंग में क्या है, इम्प्योरिटीज रहता है ना। तो उसको अगर अलग करना है, इम्प्योरिटीज रिमूव करना है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि मेटल्स और इम्प्योरिटीज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है उनमें डिफरेंस होना चाहिए। किसमें? इम्प्योरिटीज़ और मेटल के मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखना चाहिए? लिखेंगे डिफरेंस मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन impurities and metal। कैसे सर? अब सपोज मान लीजिए, समझते हैं, यहाँ एक ऐसे समझने के लिए बना रहा हूँ मैं। सपोज मान लीजिए यहाँ हीट दिए, एक हाई टेम्परेचर हीट दिए, और यहाँ से हम लोग डाल रहे हैं जो मेटल्स है, जो इम्प्योर मेटल्स हैं, जिसमें इम्प्योरिटीज़ भी हैं, मेटल्स भी हैं। तो सपोज सर इस जो हीट दे रहे हैं और इस कंडीशन पे अगर मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सपोज मान लीजिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड इम्प्योरिटीज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सपोज मान लेते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। यस। अब बताइए प्यारे बच्चे कि अगर यहाँ पर हीट देते हैं तो इजीली पहले कौन मेल्ट होगा? मेटल या इम्प्योरिटीज़? मेटल होगा, क्योंकि मेटल का यहाँ पर क्या मेल्टिंग पॉइंट कम है और इम्प्योरिटीज़ का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो जैसे ही हम डालेंगे तो इस हीट तक पहुँचते ही मेटल तो इजीली मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है सर। और मेल्टिंग पॉइंट लो है तो इजीली किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और आगे उसको हम लोग एक जगह रिसीव कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। यस। बट यहाँ तो क्या बच जाएगा? यहाँ जो इम्प्योरिटीज़ है वो तो बच जाएगा। क्यों सर? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से वो क्या होगा? उसका तो मेल्ट होगा ही नहीं, तो वो तो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा ना।
तो अकॉर्डिंग टू लिक्वेशन में क्या होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट शुड बी डिफरेंस बिटवीन इम्प्योरिटीज एंड मेटल्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है और इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। एग्जाम्पल अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो इसमें आ जाएगा मरकरी, टीन, एसएन या पीबी जो लेड है आपका, ये आ जाएंगे किसमें, लिक्वेशन पे, जिनका इनका जो मरकरी है, टीन है या पल्बल है, इनका जो क्या है मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। क्लियर है? इतना है समझ में? नुपुर, अक्षत, आर यू गेटिंग ना? ओके। नेक्स्ट है क्या सर, डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्या है सर, डिस्टिलेशन। बताना समझ में नहीं आएगा तो, है ना। नेक्स्ट क्या है, डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली, डिस्टिलेशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक डायग्राम बनाते हैं, एक राउंड बॉटल फ्लास्क का एक वेसल्स है, ठीक। इसमें मेटल्स और नॉन जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो इम्प्योरिटीज़ वाले मेटल्स हैं, क्या कौन से वाले, जो इम्प्योरिटीज़ वाले मेटल्स हैं, उसका ले लिए लिक्विड फॉर्म लिए सर। कौन सा फॉर्म, लिक्विड फॉर्म लिए, और उसको विल द हेल्प ऑफ बर्नर के हेल्प से इसको क्या करें, हीट देंगे हीट। अब ये क्लोज है यहाँ पास और ऐसे, और इसको आके यहाँ पास लगा हुआ है कंडेंसर लगा है, क्या लगा है जी, कंडेंसर लगा है ना। अब इसको आगे एक फ्लास्क में कलेक्ट कर लेंगे लिक्विड वाले फॉर्म को। कैसे सर, अब बर्नर के थ्रू यहाँ तो क्या है, इम्प्योरिटीज़ मेटल है जी, क्या है, इम्प्योरिटीज़ मेटल है कि नहीं है ना, इम्प्योरिटीज़ मेटल है। ये क्या है, कंडेंसर है, यस। अब जैसे ही हीट देंगे बर्नर से, तो जो इस कंडीशन में भी क्या होगा, जो मेटल्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बीपी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है। मतलब इसमें भी क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डिस्टिलेशन में भी होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट शुड बी डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड इम्प्योरिटीज़, तभी हम लोग उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, तभी उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो मेटल्स का यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है, लो बॉइलिंग पॉइंट। सपोज जो इम्प्योरिटीज़ का जो उसमें क्या है, इम्प्योरिटीज़ है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ क्या है, ज़्यादा है, हाई है सर, है ना। तो अब बताइए, अगर इसको हम लोग हीट देते हैं बर्नर के थ्रू, तो इजीली कौन जल्दी बॉईल हो जाएगा, मेटल्स हो जाएगा बॉईल। क्यों सर, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है। अब बॉइलिंग पॉइंट लो है तो इजीली लिक्विड टू वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो जब इजीली वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएंगे, ओनली इम्प्योर बच जाएगा। अब आगे उसको पास कराए किससे, कंडेंसर से। सर कंडेंसर का यहाँ ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों है कंडीशनर का, तो हम लोग ये जानते हैं कि जैसे भी किसी भी लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं तो चेंज हो जाता है किस में, वेपर फॉर्म में, होता है कि नहीं। तो सर ये तो वेपर फॉर्म में उड़ जाता है ना, तो चेंज कैसे मिलेगा अपने को प्योर फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, जो मेटल्स है वो लिक्विड फॉर्म में कैसे मिलेगा। तो वहाँ लगा दिए कंडेंसर। कंडेंसर का वर्क क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो वेपर फॉर्म में वो किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में। इसमें सर लिक्विड फॉर्म में, और ये क्या है, प्योर मेटल्स, क्या है सर, प्योर मेटल्स। आर यू गेटिंग या नो, यस ना। तो डिस्टिलेशन में क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए और लिक्वेशन पे मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। किसी दोनों का, इम्प्योरिटीज़ और मेटल, जो इम्प्योर मेटल्स हैं उसमें इम्प्योरिटीज़ और मेटल के बीच में अगर मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है सर तो क्या है, लिक्वेशन है। अगर बॉइलिंग पॉइंट में बताता है डिफरेंस है आपके एग्जाम में तो क्या है वो, डिस्टिलेशन है, ठीक है। अब लास्ट आ गया आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। इसको एक बार नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर, आपका जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या है सर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है।
इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं पहले। ये हो गया आपका एक वेसल्स है, इसमें एक लेंगे आपका जो प्योर करना है उस वाले मेटल को, जिसको प्योर करना है, और सेकंड साइड लेंगे जो ऑलरेडी प्योर हैं। ये तभी पॉसिबल है जब एक प्योर लेंगे और एक इम्प्योर लेंगे। जिसका जो इम्प्योर है, जिसको प्योर करना है ये वाला है, और जो ऑलरेडी एक प्योर वाला भी लेंगे ना, और इसको कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से। किससे सर? एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये बैटरी का निगेटिव पार्ट तो बोलेंगे क्या? कैथोड। और एक बैटरी का क्या है? पॉजिटिव पार्ट, तो क्या बोलेंगे सर? एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। और इस वेसल पे आपका कॉपर का, क्योंकि आपके सिलेबस में कॉपर का दिया है, तो इसमें क्या है? कॉपर सॉल्यूशन है, कॉपर साल्ट सॉल्यूशन, यानी कॉपर सल्फेट का CuSO4 है ना, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब कॉपर सल्फेट इजली अगर इसमें पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी तो क्या हो जाएंगे? वो डिसोसिएट हो जाएंगे सर। किसमें? जो कॉपर CuSO4 है वो डिसोसिएट हो जाएगा कॉपर +2 एंड SO4 -2 पे सर। तो इस सॉल्यूशन में तो बहुत सारे आयन हो जाएंगे ना, कॉपर +2, कॉपर +2, वैसे ही SO4 -2 भी रहेंगे बहुत सारे इसमें। यस, जब पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ जो मेटल से इम्प्योर है कॉपर का, तो उससे क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसे ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, तब ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो सपोज मान लीजिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, यस, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो इस पे क्या जाएगा? कॉपर पे +2 चार्ज, कॉपर पे +2 चार्ज, Cu+2 चार्ज से आ जाएगा। और जो आयन फॉर्म है वो रोड पे, ये वाले रोड पे जो इम्प्योर वाले जो रोड हैं उस पर स्टेबल नहीं रह सकता। कोई भी आयनिक जो है एनायन फॉर्म में है या कैटायन फॉर्म में है, जो भी आयन्स हैं और इस रोड पे स्टेबल नहीं रह सकता, यस ना। तो क्या करेंगे? अब इनके पड़ोसी वाले हैं, जैसे इस सॉल्यूशन में क्या है? कॉपर +2 तो ऑलरेडी डिजोल्व है उसमें, तो अपने पड़ोसी वाले के पास जंप कर लेंगे। इस रोड से यहाँ जंप किए, जंप कर दिए सॉल्यूशन में, यस। और यहाँ क्या बचा? ओनली इम्प्योरिटीज़ बचा। और इम्प्योरिटीज़ क्यों बचा? क्योंकि उसमें तो कोई आयन है नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा? उसका जो फ्रेंड्स था, आई मीन इम्प्योर में जो कॉपर था, वो तो अपने देख लिया ना सिक्योरिटी, और जंप कर लिया अपने पड़ोसी वाले के पास इस सॉल्यूशन में। तो बचा क्या इसमें? ओनली इम्प्योरिटीज़ बचा। वो क्या हो जाएंगे सर? नीचे क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे। उसी को बोलते हैं इम्प्योरिटीज मड। क्या बोलते हैं सर? ये मड बन जाएगा, है ना, कीचड़। ठीक है, तो ये नीचे हो जाएंगे सेटल डाउन मड्स। ठीक, अब पूरा इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो ये तो थिन होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो थिन होगा, और ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा ना, ये वाला रोड है वो। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ डिपोजिट हो गया। ठीक है, तो ये था आपका एनोड और कैथोड पे प्यूरिफाइंग करेंगे किसी इम्प्योर मेटल्स को। क्या करना है? प्यूरिफाइंग करना है। अब देखिए सर, यहाँ 2 का आया कंडीशन। एक आया एट एनोड पे, क्या हुआ रिएक्शन एट एनोड पे? तो देखिए एनोड पे क्या था? जो कॉपर था सर, वो क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाया सर? कॉपर +2 बनाया सर, यस। सेकेंड क्या है? अब बताइए मेरे को, जो आपने पढ़ा होगा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, या वी कैन से द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि नहीं? पढ़े हैं ना, ये याद आ रहा है रेडॉक्स चैप्टर में, रेडॉक्स टाइप टॉपिक में। द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एनोड पे क्या हो रहा है सर? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन होता है सर। सेकंड क्या है? एट कैथोड पे क्या हो रहा है? देखिए एट कैथोड पे क्या हो रहा है? तो कैथोड पे क्या है? देखिए कॉपर जो +2 था यहाँ पर आयंस, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था उसको गेन करके अपना आ गया स्टेबल फॉर्म में। कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सर क्या बनाया? कॉपर सॉलिड फॉर्म में, जो प्योर मेटल है सर।
तो आपने पढ़ा होगा द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लूज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है ना भाई। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, 2 से कितना किसमें आया? 0 पे आया, तो क्या इलेक्ट्रॉन गेन किया? क्या है? रिडक्शन है सर, है कि नहीं? ये क्या है सर? रिडक्शन है, रिडक्शन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में 2 रोड लिए, एक एनोड और एक कैथोड। ठीक है, एनोड पे क्या हुआ सर? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या हुआ? रिडक्शन। अब कैसे लर्न करें फॉर लॉन्ग टाइम? तो जैसे मान लीजिए लेफ्ट पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? LOAP, लोप हुआ। लोप L से लेफ्ट में, O से ऑक्सीडेशन किस में होता है? एनोड में। P से पॉजिटिव चार्ज है सर, यस लोप। अब राइट में क्या है सर? राजस्थान रॉयल क्रिकेट नहीं खेलेगा। राइट में क्या रिडक्शन हो रहा है? कैथोड में। और ये N क्या है? निगेटिव चार्ज सर। तो इस तरह से हम लोग इसको लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आता है अक्सर कन्फ्यूज़न, अक्सर आता है कन्फ्यूज़न। क्या आता है कि सर किधर को एनोड माने, किधर को कैथोड माने, आता है ना कन्फ्यूज़न। तो उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए टिक लगा दिए लोप। लेफ्ट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन किस में होता है? एनोड पे। चार्ज कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। राइट में क्या है सर? रिडक्शन हो रहा है, किस में होता है? कैथोड पे। चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा सर। ठीक है, तो ये आपका है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इस तरह से पूरे इम्प्योरिटीज़ को, मेनली इस कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट यह था कि जो मेटल्स में जो इम्प्योरिटीज़ रहते हैं उसको रिमूव करना। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, गुड बाय।